मैंने सचिन जी सर को खेलते हुए भी नहीं देखा और उनको पहचानती नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में टीवी भी नहीं है इसलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज बात कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो सांसद हैं राजकुमार रौत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हाल ही में मुलाकात हुई है उसकी। मुलाकात तकरीबन 20 मिनट चली और उसके बाद जो तस्वीरें आई, जिसमें से एक तस्वीर में वो हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। जब वो तस्वीरें आई तो मीडिया और सोशल मीडिया पर सुगबुगाहट तेज हो गई कि दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई। मुलाकात के बाद में राजकुमार रौत ने मीडिया को बताया कि उन्होंने एक 17 सूत्री मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है, जिसके अंदर ज्यादातर मांगे तो उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हैं। अगर हम उसमें मुख्य मांगों की बात करें, पहली मांग जो उन्होंने करी है वो है भील प्रदेश की मांग। भील प्रदेश की मांग उन्होंने करी है। उनका कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का जो सीमावर्ती लगता हुआ इलाका है उसको मिलाकर भील प्रदेश का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे उस क्षेत्र का विकास और बेहतर ढंग से हो सकता है। अगर आपको भील प्रदेश का गठन किस तरीके से होगा और भील प्रदेश के अंदर किस किस चीजों को समाहित किया जाएगा आपको जानना है तो मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खैर, अब बात करते हैं आगे की। साथ में ही उन्होंने जो टाइगर प्रोजेक्ट्स पूरे देश के अंदर चल रहे हैं उससे आदिवासियों के विस्थापन की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से मांग करी है कि उन्हें तुरंत रूप से रोका जाना चाहिए। साथ में ही कई जो विकास कार्य लंबे समय से लंबित हैं, सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं कर कर छोड़ दी हैं, वो भी उन्हें त्वरित रूप से चालू कर और उन्हें संपर्क कराने का की मांग भी उन्होंने रखी है, जिससे कि इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके। साथ में उन्होंने एक मांग रखी है कि बिरसा मुंडा, मामा बालेश्वर और तात्या भील को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी मांग उन्होंने की है। और जैसा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन को देखते आए हैं इतने लंबे समय से, जब भी भारत के अंदर किसी समाज या किसी संप्रदाय का गौरव बढ़ता है, ऐसे फैसले लेने से वो रुकते नहीं हैं। तो ये जो मांग राजकुमार राउत ने करी है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोई खुशखबरी हम सबको देंगे इस बारे में। साथ में ही बात करें, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि एक पार्टी का सांसद भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। वो मांग रखता है और जिस तरीके का पॉजिटिव आश्वासन प्रधानमंत्री ने उन्हें दिया है, इस मुलाकात से राजकुमार रौत का कद तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बढ़ा ही है। साथ में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का आश्वासन उन्हें दिया है उससे एक पॉजिटिव मैसेज मैसेज गया है पूरे क्षेत्र के अंदर। ये तो बात थी दिल्ली की, संसद की, सांसद की और प्रधानमंत्री की। अब बात करते हैं राजस्थान की, विधानसभा की, मुख्यमंत्री की। राजस्थान के अंदर हाल ही में भजन लाल सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद में निर्णय आया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो जिले घोषित किए थे उनमें से 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया है। खैर, भाजपा के अपने तर्क हैं और कांग्रेस के अपने तर्क हैं कि उन्होंने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए जिलों का निर्माण किया था, जिलों को छोटा किया था। और भाजपा के अपने तर्क हैं। तर्क सबके अलग अलग हैं, उन तर्कों में नहीं जाते हैं। हम बात करते हैं बांसवाड़ा जो संभाग निरस्त किया गया है उसकी। खैर, यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा तो थी सलूम्बर जिले को निरस्त करने की, पर इसका श्रेय हम भाजपा से विधायक शांता मीणा को दे सकते हैं, क्योंकि चाहे वो कम मतों से जीती हो, पर जीत कर जो सीट उन्होंने भाजपा की झोली में डाली है, तो भजन लाल सरकार ने उन्हें इस चीज का उपहार देते हुए सलूम्बर जिले को निरस्त नहीं किया गया है। पूरे उपचुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सलूम्बर को जिले से निरस्त कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ है। इसके लिए शांता मीणा को बधाई और सलूम्बर वासियों को बधाई। फिर भी संभाग निरस्त हो चुका है। संभाग निरस्त हुआ है तो कई लोगों को चौंकाने वाला ये फैसला लगा। सांसद राजकुमार रौत ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पहले जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते थे। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि ये यहाँ की जनता से अन्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि भजनलाल सरकार को एक बार इस पर फिर से विचार करना चाहिए। अपने विरोध के अंदर तर्क देते हुए उनका कहना था कि कुछ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है, वो क्षेत्र से उदयपुर आने, जो कि अब वर्तमान में संभाग हो जाएगा इस क्षेत्र का,
उस संभाग में आने के लिए 240 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इतनी दूरी तय करने का अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भी उदयपुर से उस क्षेत्र तक जाता है तो उससे 240 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। अगर वो राजकीय वाहन से जाता है तो अर्थ का भार भी आता है राज पर। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी काम से संभाग स्तर पर जाता है तो उसकी जेब पर भी खर्चा बढ़ता है। खैर, ये तर्क थे राजकुमार रौत के। भाजपा की तरफ से कोई तर्क आए नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या ही बताऊं। पर अगर थोड़ा सा स्टडी करें इस विषय को तो बात ऐसी है कि डूंगरपुर शहर जो है उनके ज्यादा इससे असर पड़ेगा नहीं। असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पुराना संभाग भी उनसे 100 किलोमीटर दूर था, वर्तमान संभाग भी उनसे 100 किलोमीटर दूर है। बांसवाड़ा के लिए दूरी है ये 165 किलोमीटर की है, जो मायने रखती है। खैर, ये तो है जमीनी हकीकत कि अब जो उदयपुर संभाग है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से कितना दूर हो गया है। कई लोग कह रहे हैं ये चौंकाने वाला फैसला है, पर अगर थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं तो हमें पता लग जाएगा कि ये चौंकाने वाला फैसला नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी पटकथा तो पहले ही लिख दी गई थी। अगस्त 2023 में जब संभाग का गजट नोटिफिकेशन आया था तब सीनियर आईएएस है नीरज के पवन, उनको संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी यहाँ सौंपी गई थी कांग्रेस सरकार में। 2024 के अंदर उनका ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद से कोई भी फुल फ्लैश संभागीय आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। उनका अतिरिक्त कार्यभार किसी और अधिकारी को सौंप दिया गया। अगर हम इस स्टेप को देखें तो इससे हमें साफ साफ नजर आता है कि ये चीजें तो पहले से तैयार थी, बस पहले लोकसभा चुनाव फिर उपचुनाव की वजह से निर्णय रुके हुए थे। और जैसे ही उपचुनाव के बाद में ये दूसरी कैबिनेट की बैठक थी उसमें निर्णय ले लिया गया। लोकतंत्र के अंदर लोगों के पास में अधिकार है कि वो अपनी बात शासन को बता सकते हैं। जैसे कि कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कई भाजपा के पदाधिकारियों ने ही कई जगह अपने इस्तीफे प्रदेश नेतृत्व को भेजे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आने वाले पंचायत चुनाव, जिला परिषद के चुनाव में पार्टी का पक्ष रखना है लोगों के बीच में जाकर। और अगर इस मुद्दे पर उनको विरोध झेलना पड़ता है तो वो अपनी नाराजगी समय रहते ही प्रदेश नेतृत्व और सरकार को बता दे। इसीलिए कई जगह इस्तीफों की भी खबरें आई हैं और कुछ जगह विरोध प्रदर्शन भी धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप ले रहे हैं। शासन एक बार एक निर्णय लेता है तो उसे बदलने में उसे समय लगता है, अगर उसे लगता है कि जो मांग की जा रही है वो जायज है। क्योंकि कई जगह जहाँ निरस्त किए गए हैं जिले, वहां पर जब जिले बनाने थे बहुत लंबे आंदोलन चले, उसके बाद वो जिले बने। तो स्थिति बड़ी अजीब सी बनी हुई है। भाजपा की तरफ से कोई ज्यादा इस पर तर्क और चीजें निकल कर नहीं आई हैं, इसलिए ज्यादा कुछ साझा करने के लिए है नहीं। अगर मैं इस वीडियो को कुछ समय पहले रिकॉर्ड करता तो ये वीडियो मेरे लिए यहीं खत्म हो जाता। पर अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस वीडियो की इस नए हिस्से के लिए। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री करी है प्रतापगढ़ जो इलाका है, इस क्षेत्र में एक वायरल सेंसेशन है सुशीला मीणा, एक बच्ची जिसकी बॉलिंग की प्रतिभा से इम्प्रेस होकर भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर। और उन्होंने लिखा कि सुशीला मीणा का एक्शन भारत के दिग्गज फास्ट बॉलर हैं जहीर खान, उनसे मिलता जुलता है। और जहीर खान ने उनके उस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए हामी दी उसमें कि हाँ, उन्हें भी लगता है कि जिस तरीके की बात सचिन तेंदुलकर ने कही है सुशीला मीणा में वो टैलेंट और वो गुण है। उसके बाद से सब लोग, पूरा देश विदेश की मीडिया सुशीला मीणा को ढूंढते हुए प्रतापगढ़ क्षेत्र में पहुंची। मैं बीबीसी की जो कवरेज है वो देख रहा था और थोड़ा सा मन व्यथित हुआ। मन व्यथित इसलिए हुआ क्योंकि जब सुशीला मीणा से पूछा गया इस सब के बारे में कि वो सचिन तेंदुलकर को जानती हैं क्या, तो जो जवाब सुशीला मीणा ने दिया वो हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने सचिन जी सर को खेलते हुए भी नहीं देखा और उनको पहचानती नहीं भी, क्योंकि मेरे घर में टीवी भी नहीं है इसलिए। ये हम सबको सोचना चाहिए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद में, इतनी सरकारों के बाद में, भाजपा के कई प्रवक्ता हैं जो एक सांस के अंदर विकास के काम गिना देते हैं। कांग्रेस के कई प्रवक्ता हैं जो एक सांस में ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस ये नहीं करती तो भारत ऐसा नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो भारत ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हमने ये दिया, हमने वो दिया। पर जब इस 10 वर्षीय बच्ची का ये जवाब सुनने को मिलता है
तो मन में व्यथा उठती है, दर्द उठता है कि विकास तो अब तक भी इनके पास नहीं पहुंच पाया है। सुशीला मीणा जिस जाति से आती हैं उसे भारत के अंदर आरक्षण मिला हुआ है, उसके बावजूद भी अगर आरक्षण का जो लाभ है वो उन तक नहीं पहुंचा है, तो ये सोचने का विषय है कि आरक्षण का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके अंदर कहाँ विसंगति है और दोनों ही सरकारें, राज्य और केंद्र सरकार, उसे किस तरीके से सुधार सकती है। क्योंकि कहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर लोग देश छोड़कर विदेशों में बस गए हैं और कहीं घर के अंदर कुछ हजार रुपए में आने वाला टेलीविजन नहीं है, पक्की छत नहीं है, जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मेरा मन और व्यथित हो गया और उस क्लिप के साथ आपको छोड़े जाना चाहूंगा क्योंकि उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप उसे देखिए तो आपको महसूस होगा कि विकास और जो लाभ संविधान ने इस तबके को दिए हैं वो लाभ इन तक पहुंचना कितना जरूरी है। आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और ये क्लिप देखकर अगर आपके मन में भी वही भाव आए जो मेरे मन में था तो शेयर कर इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये उस सही जगह पहुंच जाए जहां से ये फैसले होते हैं और ऐसे बच्चों के और हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन में सुधार आए। धन्यवाद। आप देख भी पा रहे हैं हमारे कमरे कैसे, ये कमरे सिर्फ आप बाहर से देख पा रहे हैं, अंदर देखे तो सरिये जमीन पे आ गए पूरे। इसलिए हमने पूरा बंद कर दिया इसको, ताकि क्या अब अंदर जाए नहीं और किसी को कुछ हो नहीं, इस वजह से। बाकी हालात तो आप देख ही रहे हो, आप आए हैं यहाँ तक तो आपने देखा होगा पूरे गांव की हालत कैसी है। क्योंकि रोड को देखोगे तो उसी प्रकार सीमित रोड है कि आपकी गाड़ी सिर्फ निकल सकती है वहाँ से, ऐसी हालात है। और हमारे बच्चे यहाँ तक कि 95% चप्पल पहन के नहीं आते यहाँ, चाहे कोई सा भी मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, कोई सा भी मौसम हो। किसी